हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परम है और आपका आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 12th संदीप गर्ग इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के सेक्शंस 4.5, 4.6 और 4.7 को कवर करेंगे। ये इन 3 सेक्शंस को कवर करने वाला वीडियो का पार्ट 1 है। हमने अपने पिछले वीडियोस में नेशनल इनकम को मेजर करने के तीनों मेथड्स को डिटेल में स्टडी किया था। इन वीडियोस के लिंक्स और मेरे बाकी सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 4.5 यानी कि रिकंसिलिएशन ऑफ 3 मेथड्स में हमें तीनों मेथड्स यानी कि वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड द्वारा कैलकुलेटेड डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के स्टेप्स की समरी दी गई है। इसे हम तीनों मेथड्स का रिकंसिलिएशन भी कह सकते हैं, जहां हम 3 अलग अलग मेथड से एंड में सेम आंसर निकालते हैं। अब जहां हम वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से पहले जीडीपी एमपी कैलकुलेट करते हैं और फिर उसे डोमेस्टिक इनकम और फिर नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं, वहीं हम इनकम मेथड से सीधा डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं और फिर उसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं। हमने ये स्टेप्स को डिटेल्स में इन तीनों मेथड्स के वीडियो में डिस्कस कर रखा है। रिकंसिलिएशन ऑफ 3 मेथड्स को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हमें तीनों मेथड्स को यूज़ करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। ऐसे क्वेश्चन जहाँ हमें एक से ज़्यादा मेथड को यूज़ करके डोमेस्टिक या फिर नेशनल इनकम को निकालना होता है, नॉर्मली स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ठीक से आंसर किया है या नहीं, इस बात को क्रॉस चेक किया जा सकता है। अब अगर 2 मेथड्स को यूज़ करके आपका आंसर सेम आता है तो फिर आपने क्वेश्चन को सही आंसर किया है, पर अगर आपका आंसर डिफरेंट आता है तो आप समझ लीजिए कि कहीं पे गलती हुई है। यहाँ हम पहले वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ हमें तीनों सेक्टर्स के ग्रॉस वैल्यू एडेड दिए गए हैं। इन्हें ऐड करके हमें इकॉनमी का जीडीपी एमपी का फिगर मिलेगा, जो कि होगा 1600 प्लस 2500 प्लस 1200 विच इज़ इक्वल टू 5300 करोड़। अब हमें जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, जिसका फिगर हमें पॉइंट नंबर 14 से मिलता है। साथ में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे, जो हमें पॉइंट नंबर 15 से मिल जाएगा। और फाइनली नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी माइनस करेंगे, जिसका फिगर हमें पॉइंट नंबर 13 से मिलेगा। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि 5300 माइनस 500 प्लस 100 माइनस 700 विच इज़ इक्वल टू 4200 करोड़। अब नेक्स्ट हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड से निकालेंगे, जहां हम सबसे पहले सारी फैक्टर इनकम्स का सम टोटल करेंगे, जिससे हमें सीधा डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपीएफसी का फिगर मिलेगा। यहाँ हमें पॉइंट नंबर 4 से लेकर पॉइंट नंबर 8 तक सभी फैक्टर इनकम्स का फिगर मिलता है, यानी कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम और प्रॉफिट। इनका जब हम सम टोटल करेंगे तो हमें एनडीपीएफसी का फिगर मिलेगा, यानी कि 1500 प्लस 1000 प्लस 450 प्लस 550 प्लस 600 विच इज़ इक्वल टू 4100 करोड़। अब इसमें जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे तो हमें नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी का फाइनल फिगर मिल जाएगा, जो कि होगा 4100 प्लस 100 इक्वल टू 4200 करोड़ रुपीस। लास्ट हम नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हम इकॉनमी के चारों सेक्टर्स द्वारा किए गए फाइनल एक्सपेंडिचर का सम टोटल करेंगे, यानी कि पीएफसीई, जीएफसीई, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट्स का सम टोटल। पीएफसीई का फिगर हमें पॉइंट नंबर 9 से मिलेगा,
GFCE का फिगर हमें पॉइंट नंबर 10 से मिलेगा, GDCF का फिगर हमें पॉइंट नंबर 11 से मिलेगा और नेट एक्सपोर्ट्स का फिगर हमें पॉइंट नंबर 12 से मिलेगा। ध्यान रहे यहाँ नेट एक्सपोर्ट्स का नेगेटिव फिगर है, इसीलिए हम इसे माइनस करेंगे। अब जब हम फाइनल एक्सपेंडिचर का सम टोटल करते हैं तो हमें GDP-MP का फिगर मिलेगा जो कि होगा 3500 प्लस 650 प्लस 1300 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 5300 करोड़ रुपीस। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेटेड GDP-MP का भी 5300 करोड़ का ही फिगर आया था। बाकी के स्टेप सेम है, जहाँ हम GDP-MP को NNP-FC में कन्वर्ट करेंगे। ये हम ऑलरेडी वैल्यू एडेड मेथड में कर चुके हैं। तो यहाँ भी नेशनल इनकम का फाइनल फिगर हुआ NNP-FC विच इज इक्वल टू GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इक्वल टू 5300 माइनस 500 प्लस 100 माइनस 700 इक्वल टू 4200 करोड़ रुपीस। यानी कि हमने तीनों मेथड्स में अलग अलग डाटा को यूज़ किया है, पर हमारा फाइनल आंसर सेम आया है। इसी को रिकंसिलिएशन ऑफ 3 मेथड्स कहते हैं। चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन नेशनल इनकम। दोस्तों, एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है जहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं और ये पूछा जाता है कि ये बताएं कि ये आइटम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं। अब हमने इस चैप्टर के पहले के वीडियोस में जब हमने तीनों मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम को डिस्कस किया था, तो हमने कुछ प्रिकॉशंस को स्टडी किया था कि कौन कौन सी आइटम्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं और कौन सी आइटम्स एक्सक्लूड होती हैं। यहाँ हम उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। एग्जाम में इससे रिलेटेड 3 या 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आइए पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी आइटम्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं और कौन कौन सी आइटम्स एक्सक्लूड होती हैं। इसी तरह हम आगे चल के समझेंगे कि कौन कौन सी आइटम्स डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती हैं और कौन कौन सी आइटम्स एक्सक्लूड होती हैं। यहाँ मैं आपको एक बात स्टार्टिंग में ही क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। 95% आइटम्स अगर नेशनल इनकम में इंक्लूड या एक्सक्लूड होंगी तो वो डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड या एक्सक्लूड होंगी। यानी कि 95% आइटम्स या तो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होंगी या फिर एक्सक्लूड। सिर्फ 5% आइटम्स ही ऐसी आइटम्स हैं जो अगर एक में इंक्लूड होंगी तो दूसरे से एक्सक्लूड होंगी। ऐसी आइटम्स नॉर्मली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का हिस्सा होती हैं, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट हम डिटेल में इस वीडियो में थोड़ा आगे चल के समझेंगे। अब हम जानते हैं कि नेशनल इनकम को 3 अलग अलग मेजर्स से कैलकुलेट किया जा सकता है। वैल्यू एडेड मेथड में हम नेशनल इनकम में करंट ईयर में प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू एडिशन का सम टोटल करते हैं। इसी तरह इनकम मेथड में हम करंट ईयर में जनरेटेड फैक्टर इनकम्स का सम टोटल करते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड में हम करंट ईयर में सभी फाइनल एक्सपेंडिचर्स का सम टोटल करते हैं। अब इन 3 मेथड्स को ध्यान में रख के आइए पहले कुछ ऐसी आइटम्स को डिस्कस करते हैं जो किसी भी मेथड से नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं। हम इन पॉइंट्स को ऑलरेडी तीनों मेथड्स की प्रिकॉशंस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ ध्यान रहे कि ये आइटम्स ना तो नेशनल इनकम में और ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाती हैं। यानी कि ये आइटम्स नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों से ही एक्सक्लूडेड होती हैं। अब सबसे पहली आइटम है सभी प्रकार की ट्रांसफ़र पेमेंट्स या ट्रांसफ़र इनकम्स जो ना तो नेशनल इनकम और ना ही डोमेस्टिक इनकम में शामिल होती हैं। इसकी वजह सिंपल है कि ऐसी पेमेंट्स वन वे होती हैं जिनमें इन पेमेंट्स का रिसीवर कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देता है। याद रखिए, ट्रांसफ़र पेमेंट और ट्रांसफ़र इनकम का एक ही मतलब होता है। रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसकी इनकम हुई
और गिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसकी पेमेंट हुई। अब ऐसी ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर इनकम्स 3 प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की ट्रांसफर पेमेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ जाती हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, फ्लड या अर्थक्वेक का रिलीफ, एक्सीडेंट विक्टिम्स को मिलने वाला कंपनसेशन इत्यादि। यानी ऐसी कोई भी पेमेंट जो गवर्नमेंट से आम जनता को मिलती है। अब गवर्नमेंट जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को सब्सिडीज देती है, उसे भी हम गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर द्वारा दिए जाने वाली ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे। दूसरे किस्म की ट्रांसफर पेमेंट होती है वो जो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर को जाती है, जैसे कि सभी प्रकार के टैक्सेस। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे कि जीएसटी। सभी प्रकार के टैक्सेस ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं और इन्हें नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं किया जाता है। इनको ना शामिल करने का रीज़न ये है कि इनके बदले गवर्नमेंट इनके गिवर को कोई प्रोडक्टिव सर्विस देने का प्रॉमिस नहीं करती है। ये टैक्सेस एक किस्म के कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, जिसे हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर को करना ही होता है, वो इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तीसरे प्रकार की ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो होती हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर से दूसरे हाउस होल्ड सेक्टर को की जाती हैं, जैसे कि पॉकेट मनी जो एक पेरेंट अपने बच्चों को देते हैं, या फिर रेमिटेंसेस जो देश के बाहर काम करने वाले व्यक्ति अपने घर वालों को भेजते हैं, या फिर कोई गिफ्ट हो, या फिर कोई डोनेशन हो, या फिर शादी या बर्थडे जैसी ओकेजन्स पे किए जाने वाला एक्सपेंडिचर हो। इसी तरह प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को भी ट्रांसफ़र पेमेंट की जाती है, जैसे कोई इंश्योरेंस क्लेम की सेटलमेंट में इंश्योरेंस कंपनी किसी व्यक्ति को पैसा देती है। ऐसे सभी प्रकार की ट्रांसफ़र पेमेंट्स नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं होती हैं। पॉइंट नंबर 3 है फाइनेंशियल एसेट्स की सेल और परचेज को लेकर। अब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सिर्फ फिक्स एसेट्स या फिर इन्वेंट्री में हुई एडिशन को ही इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन मानते हैं। इसके अलावा बाकी सभी प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स जिसमें हम शेयर मार्केट या करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें हम इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं और उन्हें नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं किया जाता है। इसकी वजह यह है कि ऐसी फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, इनकी सेल परचेज एक किस्म का पेपर क्लेम ही होते हैं, जिनके खरीदने या बेचने से उस साल के गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए हम फाइनेंशियल एसेट्स की सेल और परचेज को नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करते हैं, और ना ही इस सेल और परचेज से कमाए जाने वाले प्रॉफिट या लॉस को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करते हैं। इस प्रकार के प्रॉफिट या लॉस को हम कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कहते हैं। इस पॉइंट को हम थोड़ी देर में फिर से कवर करेंगे। हाँ, इन शेयर्स और डिबेंचर्स पे अगर उसका ओनर कोई प्रॉफिट या इंटरेस्ट कमाता है तो उसे हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में ज़रूर शामिल करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट और इंटरेस्ट फैक्टर इनकम का हिस्सा होते हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, करेंसी इत्यादि की सेल और परचेज और उस सेल और परचेज से कमाया प्रॉफिट या लॉस को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करते हैं, पर इन शेयर्स की ओनरशिप से कमाया गया डिविडेंड या फिर डिबेंचर्स या बॉन्ड की ओनरशिप से कमाया इंटरेस्ट को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट और प्रॉफिट फैक्टर इनकम का हिस्सा होते हैं।
इसी तरह लॉटरी, हॉर्स रेस, गैम्बलिंग इत्यादि से कमाई गई इनकम भी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल नहीं होती हैं। ऐसी इनकम को हम विंडफॉल गेन्स कहते हैं, क्योंकि ऐसी इनकम अर्न करना किस्मत की बात होती है, ना कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी के बदले ये कमाई जाती हैं। इसी तरह हम ब्लैक मनी को भी डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये इलीगल कमाई होती है और बी, इस कमाई का एक्यूरेट एस्टिमेट लगाना मुश्किल होता है। अब अगला पॉइंट है, ऐसी कोई भी सर्विस जो एक घर के अंदर एक मेंबर दूसरे मेंबर को देता है, या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो एक व्यक्ति शौकिया करता है, इन्हें हम नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस कहते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू को लगाना मुश्किल होता है। इसीलिए इन्हें भी हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में शामिल नहीं करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ इनकम कमाने के लिए नहीं की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउसवाइफ जो घर में खाना कुक करती है, या फिर घर की देखभाल करती है, या फिर पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर कोई व्यक्ति अगर अपने घर के गार्डन में कोई सब्जी उगाता है, या फिर अपने खाली टाइम में पेंटिंग या सिंगिंग जैसी हॉबी को फॉलो करता है। ये सभी एक्टिविटीज़ घर के अंदर की जाती हैं, और क्योंकि इनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता है, इसलिए हम इनकी इम्प्यूटेड वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान दें, अगर घर में खाना उस घर की हाउसवाइफ की जगह कोई मेड या सर्वेंट बना रहा है, या फिर उस घर में बच्चों को कोई टीचर ट्यूशन दे रहा है, तो उस केस में सर्वेंट या फिर ट्यूशन टीचर को जो इनकम होती है, उसको हम उनकी कमाई गई फैक्टर इनकम कहेंगे, जो उन्होंने अपनी लेबर के बदले कमाई है। ऐसी इनकम को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। अगला पॉइंट है कि किसी भी प्रकार के इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल नहीं होते हैं। अब हमने वैल्यू एडेड मेथड में स्टडी किया है कि हमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही नेशनल इनकम में शामिल करना है। इसी तरह एक्सपेंडिचर मेथड में भी हमने पढ़ा है कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स पे किए गए एक्सपेंडिचर को ही नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करते हैं। अब क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स में ऑलरेडी मर्ज होती है, इसीलिए हम इन्हें ना तो नेशनल इनकम और ना ही डोमेस्टिक इनकम में शामिल करते हैं। अब ऐसा कोई भी गुड जो या तो प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, या फिर फिनिश गुड के रूप में रीसेलिंग के लिए खरीदा जाता है, उसे हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मिठाई की दुकान चीनी खरीदती है मिठाई को बनाने में यूज़ करने के लिए, या फिर कोई किराना शॉप चीनी खरीदती है उसे आगे बेचने के लिए, तो इन दोनों केसेस में ही ये चीनी एक इंटरमीडिएट गुड का एग्जाम्पल होगी, और उसकी वैल्यू को हम ना तो डोमेस्टिक इनकम में और ना ही नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। इसी तरह प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, या फिर उनके जितने भी बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग का खर्चा, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, या फिर सीए या लॉयर को देने जाने वाली फीस का खर्चा, या फिर उनके यहाँ रखे कैपिटल गुड्स के रिपेयर का खर्चा, ये सब उनके बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि ये उनकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का हिस्सा होते हैं, जिन्हें हम उनके वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करते हैं उनकी वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करने के लिए। ये सभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन के एग्जाम्पल्स हैं, और इनकी वैल्यू को ना तो हम डोमेस्टिक इनकम में और ना ही नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज को लेकर, जिसकी वैल्यू को हम ना तो नेशनल इनकम में और ना ही डोमेस्टिक इनकम में शामिल करते हैं। इसकी वजह यह है कि ऐसे गुड्स की सेल और परचेज
ऑलरेडी उस साल में इंक्लूड हो चुकी होती है जिस साल में ये गुड्स पहली बार बिके थे। इन्हें दोबारा इंक्लूड करने से नेशनल इनकम की ओवर एस्टिमेशन हो जाती है। अगला पॉइंट है, किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं किया जाता है। हमने कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस के कंसेप्ट को थोड़ी देर पहले समझा था जब हमने फाइनेंशियल एसेट्स की सेल और परचेज के पॉइंट को कवर किया था। अब हमने चैप्टर नंबर 2 में डेप्रिसिएशन वाले सेक्शन में ये पढ़ा है कि ऐसा कोई भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में फॉल जो अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस की वजह से होता है, जैसे कि आग लगने से या फिर तूफान या अर्थक्वेक में नुकसान होने से या फिर चोरी हो जाने से, उसे हम उस फिक्स एसेट का कैपिटल लॉस बोलते हैं, जिसे हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करते हैं। इसी तरह शेयर की वैल्यू गिरने से हुए लॉस को भी हम कैपिटल लॉस कहेंगे। अब कैपिटल लॉस से गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन पे असर तो पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फैक्ट्री में आग लग जाए तो जब तक वो फैक्ट्री वापस रिपेयर नहीं होती है तब तक उस फैक्ट्री में गुड्स की प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। पर क्योंकि कैपिटल लॉस नॉर्मल प्रोडक्टिव एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है, इसीलिए हम उन्हें नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल नहीं करते हैं। अब कैपिटल लॉस तो फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स होता है। इसी तरह एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज को हम कैपिटल गेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने 1 हेक्टेयर ज़मीन 10 लाख की खरीदी और उसकी वैल्यू 1 साल में बढ़ के 15 लाख हो गई। अब ये उस व्यक्ति का कैपिटल गेन माना जाएगा, जिसका उस व्यक्ति की प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह शेयर्स की वैल्यू में इंक्रीज होना, मकान या बिल्डिंग की वैल्यू में ओवर टाइम इंक्रीज होना, इन्हें भी हम कैपिटल गेन कहेंगे। और क्योंकि इनकी वैल्यू में बढ़ोतरी से गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम इन्हें नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था 1 हेक्टेयर ज़मीन का, जिसकी वैल्यू 1 साल में 10 लाख से 15 लाख हो गई। अब अगर इस ज़मीन का मालिक इस ज़मीन पे खेती करके 100 टन अनाज उगा रहा था, तो अब जब इसकी वैल्यू 50% बढ़ गई तो वो उस पर 150 टन अनाज उगाना स्टार्ट नहीं कर देगा। यानी कि ज़मीन की वैल्यू बढ़ने से उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे डायरेक्टली कोई असर नहीं पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है नेशनल डेट इंटरेस्ट का, जिसे हम ना तो नेशनल इनकम और ना ही डोमेस्टिक इनकम में शामिल करते हैं। अब ये नेशनल डेट क्या होता है जिस पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट होती है, उसे समझिए। अब जब भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू उसके एक्सपेंडिचर से कम हो जाते हैं तो गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा लेती है अपने खर्चे, जैसे कि अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी, पेंशन इत्यादि को देने के लिए। अब क्योंकि ये लोन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं लिया गया होता है, यानी कि इस पैसे से गवर्नमेंट कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करती है, बल्कि ये लोन कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया गया होता है, इसीलिए इस पे दिया गया इंटरेस्ट, जिसे हम नेशनल डेट इंटरेस्ट कहते हैं, उसे हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल नहीं करते हैं। अब हमने इनकम मेथड में ये पढ़ा है कि सिर्फ वही इंटरेस्ट को हम फैक्टर इनकम में इंक्लूड करते हैं जो कि प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन पे दिया जाता है। अब यहाँ क्योंकि नेशनल डेट कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया गया है, इसीलिए उस पे दिए जाने वाले इंटरेस्ट को हम फैक्टर इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए उसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों, ये 10 पॉइंट्स वो आइटम्स हैं जिसे किसी भी मेथड से कैलकुलेटेड नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि ये आइटम्स तीनों मेथड से कैलकुलेटेड नेशनल और डोमेस्टिक इनकम से एक्सक्लूडेड होती हैं। आइए अब उन आइटम्स को भी पढ़ते हैं जिन्हें हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करते हैं।
अब हमने अभी अभी पढ़ा था कि सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज को नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, पर इनकी सेल परचेज पे जो ब्रोकर कमीशन या ब्रोकरेज कमाता है उसे हम उसकी प्रोडक्टिव सर्विस के बदले कमाई गई फैक्टर इनकम कहते हैं और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करते हैं। अब ध्यान दें, सेकेंड हैंड गुड्स का ओनर जो उसकी सेल पे प्रॉफिट या लॉस कमाएगा उसे हम उसका कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कहेंगे और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने 2015 में 50 लाख की एक बिल्डिंग खरीदी और उसे 2019 में 60 लाख में बेच दी। ये डील उसने एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए करी जिस पे उस प्रॉपर्टी डीलर ने 50,000 रुपये की कमीशन कमाई। अब यहाँ पे बिल्डिंग के ओनर ने जो 10 लाख का फायदा कमाया है वो उसका कैपिटल गेन होगा और उसे हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे। पर जो 50,000 रुपये प्रॉपर्टी डीलर ने ब्रोकरेज के रूप में कमाए हैं वो उसे उसकी प्रोडक्टिव सर्विस के बदले में मिले हैं, इसीलिए हम उसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे। इसी तरह शेयर्स की सेल परचेज पे कमाया गया मुनाफा या लॉस भी कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस माना जाता है और उसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल नहीं किया जाता है। हाँ, अगर इन फाइनेंशियल एसेट्स की सेल या परचेज किसी ब्रोकर द्वारा हुई है तो उस पे ब्रोकर जो ब्रोकरेज या कमीशन कमाएगा उसे हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे, क्योंकि ये ब्रोकरेज उसे उसकी प्रोडक्टिव सर्विस के बदले मिली है जिसे हम फैक्टर इनकम में इंक्लूड करते हैं, इसीलिए हम उसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे। अगला पॉइंट है कि इम्प्यूटेड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्लूडेड इन नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। अब जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विस किसी दूसरे प्रोडक्शन यूनिट को देते हैं तो उन्हें उसके बदले फैक्टर इनकम मिलती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। पर अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने खुद के प्रोडक्शन यूनिट में अपनी सर्विसेज दें तो फिर क्या हम इनकी फैक्टर सर्विसेज के बदले में कमाई गई फैक्टर इनकम को नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे या फिर नहीं? तो इसका आंसर है हम इसे इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अपना बिजनेस खुद की ओन प्रॉपर्टी में स्टार्ट करता है और उसमें वो अपने खुद का 10 लाख रुपया इन्वेस्ट भी करता है और खर्चा बचाने के लिए वो अपने अकाउंट्स इत्यादि को भी खुद ही मैनेज करता है। अब अगर इस व्यक्ति ने ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे को किराए पे दी होती तो उसे उसके बदले में रेंट मिलता, या फिर अगर उसने अपने पैसे की जगह बैंक से पैसा लिया होता लोन के रूप में तो फिर वो उसके बदले बैंक को इंटरेस्ट देता, और अगर उसने खुद से अकाउंट हैंडल करने के बजाय किसी अकाउंटेंट को हायर किया होता तो वो उसे उसके बदले में सैलरी देता। अब जो रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट इस व्यक्ति ने बचाया है हम ये अज्यूम करते हैं कि वो ये सब खुद को देगा, जिसे हम सर्विस प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। इन फैक्टर सर्विसेज की इंप्यूटेड यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। इसी तरह वो लोग जो अपने खुद के मकान में रहते हैं, ऐसे मकान की इंप्यूटेड रेंट को भी हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये मकान अपने ओनर को वो सभी सर्विसेज देता है जो कि वो एक किराएदार को भी देगा। इसी तरह अगर एक किसान अनाज उगाता है पर उसे मार्केट में बेचने की जगह उसे खुद ही कंज्यूम करता है तो हम उस अनाज की भी इंप्यूटेड वैल्यू को नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे, क्योंकि उगाए गए अनाज से करंट ईयर की गुड्स की प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है। इसे हम प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर है। हमने ये थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सिर्फ रियल इन्वेस्टमेंट को ही हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं
और सिर्फ उसे ही नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करते हैं। किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कहा जाता है। और हमने एक्सपेंडिचर मेथड के ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वाले पॉइंट में यह भी पढ़ा है कि ये कैपिटल फॉर्मेशन तीनों सेक्टर्स यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर करते हैं, जिन्हें हम इनकी ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन्वेंट्री में भी इन्वेस्ट करता है, जिसे हम उसकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक कहते हैं। यानी कि हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स को ही इंक्लूड करते हैं, जो कि फिक्स्ड असेट्स में की गई इन्वेस्टमेंट होती है, जिसे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और इन्वेंट्री में की गई इन्वेस्टमेंट होती है, जिसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पॉइंट नंबर 4 कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को लेकर है। अब हमने इनकम मेथड में यह पढ़ा है कि हम सिर्फ कैश या चेक से दी गई वेजेस एंड सैलरीज को ही डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि वो वेजेस एंड सैलरीज जो नॉन कैश यानी कि काइंड में दी जाती है, जैसे कि फ्री में रहने के लिए घर, या फिर फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़, या फिर फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, या फिर कैंटीन में सस्ता कीमत पे दिए जाने वाला लंच, या फिर डियरनेस अलाउंस, या फिर हाउस रेंट अलाउंस इत्यादि, या फिर एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे कि पेंशन या ग्रेच्युटी में किए जाने वाला कंट्रीब्यूशन, इन सभी को भी हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का हिस्सा मानते हैं और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करते हैं। अगला पॉइंट है कि हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा खरीदे गई सभी प्रकार के कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज उनके प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा होते हैं और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल किए जाते हैं। अब चाहे वो घर का दिए जाने वाला बिजली या फ़ोन का बिल हो, या फिर रेस्टोरेंट का बिल हो, या फिर बस या मेट्रो का किराया हो, या फिर नई कार या ज्वेलरी पे किया गया एक्सपेंस हो, या फिर रोज़ की दूध या ब्रेड पे किए जाने वाला एक्सपेंडिचर हो। अब यहाँ पे संदीप गर्ग ने लिखा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉइज भी नेशनल इनकम में शामिल होगा, क्योंकि ये उसका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगा। अब इसे मैं यहाँ पे गलत मानता हूँ, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉइज को हम अलग से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रीमियम एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी से करेगा और हम सैलरी को कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऑलरेडी नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल कर चुके होते हैं। इसे अलग से शामिल करने से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम की ओवर एस्टिमेशन हो जाएगी। अब ये पॉइंट को संदीप गर्ग ने यहाँ पॉइंट नंबर 79 में वैलिडेट भी किया है, जहाँ कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉइज को इसी रीजन की वजह से उसने नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही इंक्लूड नहीं किया है, जिसे मैंने आपको अभी अभी समझाया था। अब पॉइंट नंबर 6 फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को लेकर है। इसे मैं यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करूँगा। इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में हम इस वीडियो के एंड में समझेंगे। पहले हम पॉइंट नंबर 7, 8 और 9 को कवर लेते हैं, फिर हम डिटेल में पॉइंट नंबर 6 को समझेंगे। पॉइंट नंबर 7 है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लेकर। अब जनरल गवर्नमेंट द्वारा किया गया खर्चा जो पब्लिक वेलफेयर के काम आता है, अब चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिसिन हो, या फिर गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स या फिर फ्री यूनिफॉर्म हो, पुलिस और डिफेंस फोर्सेस के लिए खरीदे गए इक्विपमेंट्स हो, या फिर उनकी सैलरीज, पेंशन्स इत्यादि हो, या फिर सैनिटेशन या स्ट्रीट लाइटिंग पे किया गया एक्सपेंडिचर हो, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिए गई सैलरी या पेंशन हो, ये सभी गवर्नमेंट के गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि GFCE का हिस्सा होते हैं और इसे हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करते हैं। ध्यान रहे गवर्नमेंट जो रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, पावर प्लांट्स इत्यादि को बनाने में खर्चा करती है, उसे हम उसकी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में
नहीं बल्कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड करते हैं और उसे डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। पॉइंट नंबर 8 है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फॉरेन टूरिस्ट इन द कंट्री। अब जब भी कोई फॉरेनर इंडिया में आता है और यहाँ पे कोई गुड खरीदता है या फिर किसी होटल में स्टे करने का खर्चा करता है, इन सभी रेवेन्यूज़ को हम अपने एक्सपोर्ट का हिस्सा मानेंगे और उसे नेट एक्सपोर्ट्स के थ्रू नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। ध्यान रहे ऐसे एक्सपेंसेस हमारी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। इन एक्सपेंसेस को हम अपना रेवेन्यू बोलेंगे और नेट एक्सपोर्ट्स में इंक्लूड करेंगे और एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में शामिल करेंगे। पॉइंट नंबर 9 है इंटरेस्ट ऑन लोन्स पेड बाय कमर्शियल बैंक्स। अब हमने ये पढ़ रखा है इनकम मेथड और मेजरिंग नेशनल इनकम में कि सिर्फ वही इंटरेस्ट फैक्टर इनकम में शामिल होता है जो प्रोडक्टिव लोन पे दिया जाए। अब कमर्शियल बैंक जो डिपॉजिट्स लेते हैं वो उनके लिए लोन होता है, जिसे वो आगे मोस्टली प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए प्रोड्यूसिंग सेक्टर को लोन के रूप में देते हैं, जिससे एक इकॉनमी में कैपिटल फॉर्मेशन होती है। इसीलिए ऐसे लोन्स पे जो कमर्शियल बैंक्स अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देते हैं उसे हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करते हैं, क्योंकि ये लोन्स प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पॉइंट नंबर 6 को समझते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को हम इस सेक्शन के साथ समझेंगे। अभी तक हमने जो भी आइटम्स को स्टडी किया है वो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही या तो शामिल होती हैं या फिर शामिल नहीं होती हैं, पर ऐसी कुछ आइटम्स भी हैं जो दोनों में से सिर्फ एक में ही शामिल होती हैं। अब हम जानते हैं कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी कि नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होता है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इंक्लूड नहीं होता है। इसे हम कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होता है और डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इंक्लूड होता है। अब यही पॉइंट हमें पॉइंट नंबर 6 में समझाया गया है। हम वो सभी फैक्टर इनकम्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाते हैं और जिसे हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक इन लंदन। अब ये बैंक इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, पर क्योंकि इसकी एक ब्रांच ने प्रॉफिट लंदन में कमाया है जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है, इसलिए हम इसे फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड का हिस्सा मानेंगे और नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। अब ध्यान रहे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में जितनी भी आइटम्स होती हैं उन सभी को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। अब भले ही वो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से कमाया गया रेंट हो या फिर इंटरेस्ट हो या फिर वेजेस हो या फिर प्रॉफिट हो। ये हमें नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर होता है जो कि है वेजेस रिसीव्ड बाय इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज। अब हम जानते हैं कि इंडिया में स्थित जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज होती हैं वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होती हैं। इसीलिए कोई भी इंडियन सिटीजन या नॉर्मल रेजिडेंट इन एम्बेसीज में काम करेगा वो अपनी वेजेस इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से कमा रहा होगा। इसी तरह अगर किसी इंडियन रेजिडेंट ने अपनी बिल्डिंग किसी फॉरेन एम्बेसी को किराए पे दे रखी है तो उस पर कमाया गया रेंट भी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का हिस्सा होगा और नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। अगला एग्जाम्पल है रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स ऑन देयर बिल्डिंग्स रेंटेड आउट टू फॉरेनर्स। अब क्योंकि ये रेंट एक इंडियन रेजिडेंट ने कमाया है इसीलिए ये हमारी नेशनल इनकम का हिस्सा होगा, और क्योंकि इसे नॉन रेजिडेंट से कमाया गया है इसीलिए ये भी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का हिस्सा होगा।
अब अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं कि कौन सी आइटम सिर्फ नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी और कौन सी आइटम सिर्फ डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी, तो घबराएं नहीं। आप ध्यान से सुने और इस गोल्डन रूल को याद रखें। नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होता है, क्योंकि ये नॉर्मल रेजिडेंस द्वारा कमाई जाती है और हम जानते हैं कि नेशनल इनकम में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंस द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम ही शामिल होती है। हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें नॉन रेजिडेंस द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम भी इंक्लूड होती है और हम नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंस द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम को ही शामिल करते हैं। इसी तरह हम डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की आइटम्स को शामिल करते हैं, क्योंकि ये इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई जाती है, अब भले ही ये इनकम किसी रेजिडेंट ने कमाई हो या फिर नॉन रेजिडेंट ने। हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से कमाई जाती है। यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से रिलेटेड आइटम्स या तो डोमेस्टिक इनकम में या फिर नेशनल इनकम में से किसी एक में ही शामिल होती हैं। इनको छोड़ के बाकी सभी आइटम्स या तो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल होंगी या फिर दोनों से ही एक्सक्लूड की जाएंगी। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 की आइटम्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का हिस्सा है, इसीलिए ये नेशनल इनकम का हिस्सा होंगी। आइए कुछ और एग्जाम्पल से हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के बीच के डिफरेंसेस को समझते हैं। अब ये आइटम्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट हैं, इसीलिए ये नेशनल इनकम में शामिल होंगी, पर इन्हें हम डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से कमाया गया है। अब पहला एग्जाम्पल है सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन द जापानीज एम्बेसी इन इंडिया। अब ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूज करते हैं, पर अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जापानीज एम्बेसी है तो इंडिया की ज्योग्राफिकल टेरिटरी में, पर क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी है? तो इसका आंसर है नो। हम जानते हैं कि किसी भी देश की एम्बेसी उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होती हैं, तो अगर विदेश में स्थित सारी इंडियन एम्बेसीज इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगी, तो इसी तरह इंडिया में स्थित जापानीज एम्बेसी भी जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगी। यानी कि जापानीज एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगी। अब जो इंडियन रेजिडेंट जापानीज एम्बेसी में काम करते हैं वो टेक्निकली इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर काम कर रहे हैं, और वो जो सैलरी अर्न करेंगे वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से यानी कि अब्रॉड से अर्न कर रहे होंगे। यानी कि ये सैलरी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एग्जाम्पल होगी, और हमारे गोल्डन रूल के हिसाब से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल इनकम का पार्ट होगा। अब ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से कमाई गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रॉफिट्स ऑफ अ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड। अब हम जानते हैं कि किसी भी देश का नॉर्मल रेजिडेंट कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई इंस्टीट्यूशन भी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा क्योंकि इसे इंडियन गवर्नमेंट ओन करती है। अब इसकी इंग्लैंड में सिचुएटेड ब्रांच ने जो प्रॉफिट कमाया है वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि इंग्लैंड इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, इसीलिए हम इसे नेशनल इनकम में तो शामिल करेंगे पर डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये प्रॉफिट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से कमाया है। अब कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं जो डोमेस्टिक इनकम में तो शामिल होंगे पर नेशनल इनकम में शामिल नहीं होंगे। ये एग्जाम्पल्स बेसिकली फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के होंगे। अब पहला एग्जाम्पल है रेंट रिसीव्ड बाय कंपनी इन इंडिया विच इज़ ओन्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट। अब यहाँ पे इस कंपनी ने इंडिया में रेंट कमाया है, हमारे लिए सिर्फ इतना जानकारी ही बहुत है ये कंक्लूड करने के लिए कि ऐसी फैक्टर इनकम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी।
ऐसी कोई भी फैक्टर इनकम जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होगी। अब हमें यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये कंपनी एक नॉन रेजिडेंट ओन करता है। अब हम जानते हैं कि नेशनल इनकम में सिर्फ रेजिडेंट द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम को ही शामिल किया जाता है। अब क्योंकि ये इनकम एक नॉन रेजिडेंट ने कमाई है, इसीलिए हम इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये कंपनी किसी इंडियन रेजिडेंट द्वारा ओन्ड होती तो फिर हम इस रेंट को डोमेस्टिक इनकम में भी शामिल करते और नेशनल इनकम में भी शामिल करते। अगला एग्जाम्पल है प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया। अब क्योंकि ये फैक्टर इनकम इंडिया के अंदर कमाई गई है, इसीलिए ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होगी। पर क्योंकि ये प्रॉफिट एक फॉरेन बैंक ने कमाया है जो कि हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, इसीलिए ये प्रॉफिट नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। हम ऐसे और कई एग्जाम्पल्स को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे जिससे आपको डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच के डिफरेंसेस को समझने में और आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड दी गई आइटम्स को सेक्शन 4.6 और 4.7 में एक एक करके कवर करेंगे। आपको मैंने इन आइटम्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की बेसिक रीजनिंग इस वीडियो में समझा दी है। अब आज के वीडियो को ध्यान से समझें, जिसका उपयोग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगेन, आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। फाइनली दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।